दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आपका सब्जेक्ट कोड 905 की, जिसका नाम है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। तो इस सब्जेक्ट के हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वन शॉट वीडियो में लेके आए हैं। चलिए इसको देखते हैं कि किस तरह के इसके प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरी बात, मैंने आपको बता दिया है कि हर क्वेश्चन पेपर आपका करवा दिया गया है। सभी क्वेश्चन पेपर जैसे कि आपका 901 है, 902 है, 903 है, 904 है, 905 है, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं करवाए गए हैं। इनको आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, वीडियो के एंड में भी प्लेलिस्ट आएगी, वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं आप। और इन सभी वीडियोस के अगर किसी की लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती है, अगर ऑटोमेटिकली वो यूट्यूब के द्वारा इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी सपोज करिए वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो के कॉर्नर पे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इस कॉर्नर पे एक गोला सा बनेगा, ये सेटिंग का ऑप्शन बना हुआ दिखाई देगा। जब आप वीडियो के स्क्रीन पे टच करेंगे तो आपको यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। इस सेटिंग के ऑप्शन पे टच करेंगे तो ऑडियो ट्रैक एक ऑप्शन आएगा, ऑडियो ट्रैक, ठीक है, उसमें हिंदी इंग्लिश लिखा होगा, उसको हिंदी या इंग्लिश आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जो है वो सेटिंग पर टच करेंगे, नया विंडो खुलेगा, उसमें क्वालिटी वालिटी सब आएगा, उसमें ऑडियो ट्रैक नाम का एक ऑप्शन आएगा। ऑडियो ट्रैक में हिंदी आपको चूज़ कर लेना अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है या इंग्लिश में आप नहीं देखना चाहते हैं तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाई स्टोरी टेलिंग एज ए पेडागोजिकल टूल। यानी कि जो स्टोरी टेलिंग होती है, ठीक है ना, कहानी सुनाना जो होता है, उसका शिक्षण उपकरण के रूप में जो है क्या मतलब है। अगर हम कहानी सुनाते हैं तो उसको शिक्षण के रूप में क्या उसका हम समझते हैं, क्या उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखो, स्टोरी टेलिंग एज ए पेडागोजिकल टूल यानी कि शिक्षण उपकरण के रूप में कहानी सुनाना क्या होता है। स्टोरी टेलिंग एज ए पेडागोजिकल टूल मीन्स यूजिंग स्टोरीज एज ए मेथड टू टीच कॉन्सेप्ट्स, स्किल, वैल्यूज और लैंग्वेज इन द क्लासरूम। यानी कि शिक्षण उपकरण के रूप में कहानी सुनाने का अर्थ है कक्षा में किसी विषय, कौशल, मूल्य या भाषा को सिखाने के लिए कहानियों का प्रयोग करना। मैंने यहाँ पे हिंदी में इसलिए दिया है कि जो आप इंग्लिश समझ पाते हैं उतना विशेष रूप से नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस को, आंसर्स को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया ताकि आप लोग जो है इसको समझ पाएं। इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा और इसमें लिखना चाहें, इट इज़ एन इफेक्टिव, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है, लेकिन इस पैराग्राफ के नीचे इसका हिंदी अनुवाद है, इस पैराग्राफ के नीचे इसका हिंदी अनुवाद है। आप पूरा का पूरा एक साथ लिख सकते हैं अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। इट इज़ एन इफेक्टिव एंड engaging technique that helps student understand lessons in a more meaningful and memorable way। यह एक प्रभावशाली और रुचिकर विधि है या तरीका है जिससे विद्यार्थी पाठ को बेहतर और स्थायी रूप से समझते हैं। तो हम कह सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्टोरी टेलिंग एज ए पेडागोजिकल टूल। तो हम कहेंगे स्टोरी टेलिंग एज ए पेडागोजिकल टूल मीन्स यूजिंग स्टोरीज as a method to teach concepts, skills, values, or language in the classroom. In this effective and engaging technique that helps students understand lessons in more meaningful and memorable way। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम ये पूरा पैराग्राफ लिख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। कभी कभी पूछेगा आपसे क्वेश्चन, व्हाट what are the benefits और importance of story telling in education। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन दिया है इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, what are the benefits and importance of story telling in education। तो आपको बताना है, पूछ रहा है क्वेश्चन में, कहानी में, शिक्षा में कहानी सुनाने के लाभ या महत्व को लिखिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, ये पहला जो है लाभ क्या प्रदान करता है, इंप्रूव्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। यानी कि स्टूडेंट्स लर्न्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड न्यू वोकाबलरी। ठीक है, तो छात्र जो है सही उच्चारण, वाक्य संरचना और नई शब्दावली सीखते हैं। किससे, जो है स्टोरी टेलिंग अगर कराई जाती है एजुकेशन में, तो उसका महत्व या लाभ क्या है कि स्टूडेंट जो है, छात्र सही उच्चारण और वाक्य संरचना को, नई शब्दावली और सीखते हैं। तो हम बता सकते हैं इस तरह से। और क्या करता है ये, इसके लाभ क्या है, इनहेंस इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। अगर आप केवल मेन पॉइंट लिखना चाहते हैं तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर में 4 पॉइंट लिखोगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे। पॉइंट भी आपको लिखना है, ध्यान रखना, ये पॉइंट और पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं तो बेस्ट है, उससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं है। इनहेंसेस, क्योंकि आपका बहुत टाइम मिलता है, छोटा सा पेपर होता है, तो छोटे पेपर को आप आसानी से 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। इनहेंस इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, यानी कल्पना और रचनात्मकता को बढ़ाता है। क्या, कहानी
टेलिंग जो है अगर हम एजुकेशन में यूज करते हैं तो कल्पना को और रचनात्मकता को बढ़ाएगा। स्टोरीज हेल्प स्टूडेंट्स विजुअलाइज सिचुएशंस एंड थिंक क्रिएटिवली। ठीक है ना, कहानियां छात्रों को कल्पना करने और रचनात्मक सोचने में मदद करती हैं। मैंने हिंदी अनुवाद कर दिया ताकि आप लोग समझ पाए। और क्या लाभ है इसके? डेवलप्स इमोशनल एंड सोशल स्किल, यानी भावनात्मक और सामाजिक कौशल का विकास भी करता है स्टोरी टेलिंग इन एजुकेशन। ठीक है ना, थ्रू कैरेक्टर एंड सिचुएशंस स्टूडेंट लर्न एम्पैथी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड वैल्यूज, यानी पात्रों और परिस्थितियों के माध्यम से छात्र सहानुभूति, समस्या समाधान और नैतिक मूल्य सीखते हैं। इस तरह से आप और भी बता सकते हैं। इसमें बहुत सारे जो पॉइंट हैं जिसके हमारे लाभ है, महत्व महत्व जो है स्टोरी टेलिंग का, इनसे बता सकते हैं। जैसे मेक्स लर्निंग इंजॉयबल, इसमें जो है आनंदमय बनाता है शिक्षा को, ये आनंदमय बनाता है। ठीक है, इसी तरह से इट्स मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग, स्मरण और समझ में सहायक होता है। साथ ही साथ इनकरेजेस पार्टिसिपेशन, यानी भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। लोग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं सीखने में, कहानी सुनने में। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज पब्लिक अनाउंसमेंट, राइट एनी वन इम्पोर्टेंस ऑफ इट इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। हम बोलेंगे पब्लिक अनाउंसमेंट इज एन ऑफिशियल मैसेज और इंफॉर्मेशन गिवन टू द पब्लिक थ्रू द लाउड स्पीकर्स, मीडिया और नोटिस बोर्ड्स। यानी सार्वजनिक घोषणा क्या होती है? पब्लिक अनाउंसमेंट को हम क्या बोलते हैं? सार्वजनिक घोषणा। तो ये क्या होती है? ये जो है एक ऑफिशियल मैसेज होता है, यानी कि एक आधिकारिक सूचना होती है, और या फिर इंफॉर्मेशन होती है जो आम जनता को माइक, मीडिया या सूचना पट यानी नोटिस बोर्ड जिसको बोलते हैं उसके माध्यम से दी जाती है। ठीक है, मैंने सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट कोशिश की है कि सारे क्वेश्चंस को मैं सिंपलेस्ट वे में आपको बताऊं, बहुत ही ईजी वे में आपको बताऊं। साथ ही साथ हिंदी भी रख दूं ताकि आप लोग जो है आसानी से पढ़ पाएं। और आप जो है पब्लिक अनाउंसमेंट का जो है एनी वन इम्पोर्टेंस भी बताएंगे हम। तो ए पब्लिक अनाउंसमेंट इज एन ऑफिशियल मैसेज और इंफॉर्मेशन डिलीवर टू ए ग्रुप ऑफ पीपल थ्रू लाउड स्पीकर, मीडिया और नोटिस बोर्ड्स। आप ये भी बोल सकते हैं कि नोटिस पब्लिक अनाउंसमेंट क्या होता है? एक ऑफिशियल मैसेज होता है या इंफॉर्मेशन जो होता है, ठीक है, जो पीपल ऑफ ग्रुप्स को लाउड स्पीकर से, मीडिया से, नोटिस बोर्ड से जो है कन्वे किया जाता है, पहुंचाया जाता है। यहाँ पर देखो मैंने हिंदी में भी लिखा है, सार्वजनिक घोषणा एक आधिकारिक सूचना होती है जो लोगों तक मीडिया, माइक और सूचना पट के माध्यम से पहुंचाई जाती है। इट इज यूज टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट इम्पोर्टेंट इवेंट्स, इमरजेंसीज, शेड्यूल्स और इंस्ट्रक्शन इन पब्लिक प्लेसेस लाइक स्कूल, रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। इसका प्रयोग स्कूल, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों आदि स्थानों पर जरूरी जानकारी को या फिर कार्यक्रम को या आपातकालीन संदेश को देने के लिए किया जाता है। इसका मेन पर्पस क्या है इसका? तो ये क्या करता है कि महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, पब्लिक अनाउंसमेंट। ठीक है, अब जो है हम बता सकते हैं कि एक इसमें जो सेकंड लैंग्वेज में इसका क्या, पब्लिक अनाउंसमेंट का क्या महत्व है, कोई एक महत्व जो हमें बताना था, इंपॉर्टेंस बताना था। तो इट इम्प्रूव्स प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। क्या होता है? ये हमारी प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण को, और हम जिस प्रवाह से बोलते हैं, फ्लुएंटली बोलते हैं, उसको बढ़ाता है। व्हेन लर्नर्स प्रैक्टिस मेक अनाउंसमेंट इन इंग्लिश, दे लर्न टू स्पीक क्लियरली, कॉन्फिडेंटली एंड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। यानी कि ये क्या करता है? यह उच्चारण के साथ साथ जो है साथ साथ प्रवाह, बोलने की प्रवाह की क्षमता को सुधारता है। जब छात्र अंग्रेजी में घोषणा करना सीखते हैं तो वो स्पष्ट, सही और आत्मविश्वास के साथ बोलना सीखते हैं। इसका हिंदी अनुवाद मैंने नीचे दिया हुआ है। इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, ये देखिए, राइट एनी टू टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस विद वन एग्जाम्पल ईच। हमें दो तरह के सिंपल सेंटेंस को बताना है और उसका एग्जाम्पल भी देना है। सिंपल सेंटेंस दो तरह के और उसका एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक सिंपल सेंटेंस क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी एग्जामिनर। तो हम बोलेंगे ये सिंपल सेंटेंस कंटेन्स वन सब्जेक्ट। क्या करता है? इसमें एक सब्जेक्ट रहता है एंड वन प्रिडिकेट। ठीक है, एंड एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट थॉट। ठीक है ना, इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट रहता है एक सिंपल सेंटेंस में, जिसमें जो है पूर्ण विचार व्यक्त होता है। हम बोल सकते हैं एक साधारण वाक्य में एक विषय होता है, ठीक है, और एक विशेषण होता है। इन दोनों से जो है एक साधारण वाक्य बनता है। यह पूर्ण विचार जो है व्यक्त करता है। कोई भी साधारण वाक्य बनेगा तो उसमें पूरा विचार मिलेगा देखने को। जैसे कि हमारे दो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स पूछा गया है। तो एक टाइप हो गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव मतलब वर्णनात्मक वाक्य।
अब जो है इसमें देखो क्या है, इट्स मेक्स ए स्टेटमेंट और गिव्स इंफॉर्मेशन। क्या है, ये एक जो है स्टेटमेंट क्रिएट करेगा या इंफॉर्मेशन देगा। जैसे कि एग्जांपल, सी गोज टू स्कूल, इसने इंफॉर्मेशन दिया कि वो स्कूल जाती है। अब स्टेटमेंट क्या है, पूरा क्या है, एवरी डे, तो वो हर दिन स्कूल जाती है, वो स्कूल तो जाती है, साथ में हर दिन जाती है, तो पूरा का पूरा जो है इसमें आपको दे दिया है। ठीक है, चाहे आप सी स्कूल, तो इन्फॉर्मेशन में क्या है, सी स्कूल, सी गोज टू स्कूल एवरी डे, तो ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि भाई हर दिन वो जो है स्कूल जाती है ठीक है। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में आप जो है प्रश्न पूछोगे, इट आस्क ए क्वेश्चन, क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है, तो हम बोलेंगे डू यू लाइक आइसक्रीम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये भी क्या है, आपका सिंपल सेंटेंस है, बट लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है सिंपल सेंटेंस में। इसके बाद जो है, व्हाट आर होमोफोन्स, गिव टू एग्जांपल्स। तो होमोफोन्स आर वर्ड दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स। ठीक है, होमोफोन्स ऐसे शब्द होते हैं जो उच्चारण में एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके अर्थ और वर्तनी अलग अलग, यानी कि स्पेलिंग अलग अलग होते हैं। जैसे कि पेयर, पेयर, तो यहाँ पे ये जो पेयर है, ये पेयर है जोड़ा, और ये पेयर है यानी कि ये है फल। तो यहाँ पर जो है पेयर, पेयर जो हम बोलेंगे, तो हम जैसे कि पेयर का एग्जांपल दें, तो आई बॉट ए पेयर ऑफ शूज, यानी कि मैं एक जोड़ी जूते लाया। ठीक है, आई एट ए स्वीट पेयर, मैंने एक नाशपाती, एक मीठी नाशपाती खाई। तो इस तरह से दोनों के बोलने में तो जो उच्चारण है वो सेम है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, लेकिन उच्चारण में तो एक जैसे हैं, लेकिन क्या है, अर्थ दोनों के अलग अलग निकल रहे हैं, स्पेलिंग भी अलग अलग निकल रही है। इसकी स्पेलिंग अलग है, इसकी स्पेलिंग अलग है, इसका अर्थ निकल रहा है अलग, इसका अर्थ निकल रहा है अलग, दोनों के अर्थ अलग निकलते हैं। जैसे सन, सन, सन मतलब सूरज होता है, सन मतलब बेटा होता है। तो सन इज शाइनी ब्राइटली, या सन इज, हम बोल सकते हैं सन इज हॉटर टुडे, मतलब सन इज शाइनी ब्राइटली, मतलब सन कैसा है, चमकीला है। और यहाँ पर हर सन या हिज सन इज वेरी इंटेलिजेंट, उसका बेटा बहुत समझदार है। तो सन के जो है स्पेलिंग भी अलग है और मीनिंग भी अलग है, निकल रहे हैं, लेकिन बोलने में दोनों ही सन है। ठीक है, तो इस तरह से शब्दों को हम होमोफोन कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट वन एग्जाम्पल। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, तो देखो हम बोलेंगे, ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट हैज वन क्लॉज। कौन सा क्लॉज होता है, दैट हैज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होता एक क्लॉज, और एंड वन और मोर सब ऑर्डिनेट यानी कि डिपेंडेंट क्लॉजेस हो सकते हैं। एक तो होगा उसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वाक्य में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, और उस एक से अधिक जो है सब ऑर्डिनेट यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं। तो आप जो है आप बोलोगे, a simple sentence has one main clause and one or more सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो, या डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का यूज कर सकते हो। मेन की जगह, यहाँ पे मेन की जगह इंडिपेंडेंट लिख सकते हो, यहाँ सब ऑर्डिनेट की जगह जो है आप डिपेंडेंट लिख सकते हो, इसीलिए ब्रैकेट में दिया गया है। इट शोज ए रिलेशन बिटवीन आइडिया यूजिंग वर्ड्स लाइक। अब इसमें जो है, कभी भी जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा वो सिंपल की तरह नहीं होगा। सिंपल में बिकॉज, ऑल दो, सिंस, इफ, वेन नहीं यूज होता है, सिंपल सेंटेंस में नहीं होता है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज होते हैं। बिकॉज, ऑल दो, सिंस, इफ, वेन से जुड़ा हुआ कोई भी शब्द जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, तो अभी मैंने हिंदी में बताया, वह वाक्य होता है जिसमें एक मुख्य उपवाक्य यानी कि मेन क्लोज होता है, और एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य यानी कि इसके ऊपर जो है आश्रित वाक्य होते हैं। कैसे, देखो, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, अब यहां तक तो ये सिंपल वाक्य है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल नकारात्मक है लेकिन सिंपल है। बिकॉज लगा दिया, अब मैंने, बिकॉज मतलब क्या कारण था, आई वॉज सिक, अब बिकॉज से जुड़ा है तो बिकॉज आए, ऑल दो आए, सिंस आए, इफ आए, वेन आए, इनसे जुड़े हुए शब्दों को हम कॉम्प्लेक्स वाक्य कहते हैं। तो मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था, बिकॉज आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आश्रित वाक्य हो गया, मैं क्यों नहीं गया, तो मैं बीमार था। व्हाट डू यू मीन बाई साइलेंट रीडिंग, व्हाट इज इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस। आपसे इंपॉर्टेंस भी पूछ सकता है, एडवांटेज भी पूछ सकता है, और साइलेंट रीडिंग केवल पूछ सकता है। तो साइलेंट रीडिंग क्या होता है, साइलेंट रीडिंग मीन्स रीडिंग विदाउट स्पीकिंग अलाउड। इट इन्वॉल्व्स रीडिंग विद द आईज एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग इन द माइंड। साइलेंट रीडिंग is the more important for improving concentration, comprehension and reading speeds। अब जो बोलेंगे
कि साइलेंट रीडिंग जो होती है इसका अर्थ होता है बिना आवाज किए पढ़ना, ठीक है, बिना स्पीकिंग अलाउड यानी आवाज किए बिना पढ़ना। इसमें विद्यार्थी अपनी आंखों से पढ़ते हैं और मन में अर्थ समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जो इंग्लिश में उसी का हिंदी अनुवाद यहाँ पे दिया गया है ताकि आप लोग समझ पाएं इस क्वेश्चन को, अदरवाइज मुझे इस हिंदी को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब जो है इसके इंपॉर्टेंस पूछा गया आपसे और एडवांटेज पूछा गया है। देखो इंपॉर्टेंस पूछा गया, एडवांटेज पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट और एडवांटेज बता सकते हो आप। इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है? इट हेल्प्स डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट। जो लिखित चीज है उसको अच्छी तरह से समझने में मदद करता है, क्योंकि हम मन में पढ़ते हैं, शोर शराबे में नहीं पढ़ते, ध्यान से पढ़ते हैं, अपने मन में सोचते हैं उस चीज को। इम्प्रूव्स फोकस एंड अटेंशन। हम पढ़ने पे बोलने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते बल्कि मन में समझने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए जो है ये हमारा फोकस और अटेंशन बढ़ाता है, इसका महत्व है। इनकरेजेस इंडिपेंडेंट लर्निंग, और अकेले में पढ़ने की जो है भागीदारी को बढ़ाता है। बुल्ड्स ए हैबिट ऑफ रेगुलर रीडिंग, और जो है लगातार यानी कि हमेशा पढ़ने की जो है एक हैबिट विकसित करता है। एडवांटेजेस क्या है यानी कि लाभ क्या है? तो एनहेंसेस कॉम्प्रिहेंशन स्किल, यानी कि क्या होता है, समझने की क्षमता में सुधार करता है। उसके अलावा सेव टाइम, यानी कि समय की बचत भी करता है। मन में पढ़ते हैं तो टूटा फूटा भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है और धीरे धीरे आदत सी हो जाती है। उसके बाद जो है हमारी वोकाबुलरी और ग्रामर को भी सुधारता है, यानी शब्दावली और व्याकरण को भी सुधारता है। हम धीरे धीरे क्या है मन में पढ़ते हैं ना, तो एक्सपोजर जो है वो हमारा सही होता है। और प्रमोट सेल्फ लर्निंग, यानी स्वयं पढ़ने की आदत का विकास करना भी इसका जो है मुख्य लाभ है। इसके बाद आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रीडिंग फॉर ग्लोबल कंप्रीहेंशन एंड रीडिंग फॉर लोकल कंप्रीहेंशन। अब इसको समझ लीजिए पहले। रीडिंग फॉर ग्लोबल कंप्रीहेंशन, इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल मीनिंग और द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज और टेक्स्ट। कोई भी पैराग्राफ या जो लिखित चीज है सूचना, उसके जो है मुख्य विचार को या पूरे को, या तो मेन आइडिया समझे, मुख्य विचार को समझे, या पूरा का पूरा पैराग्राफ समझे, उसी को बोलते हैं रीडिंग फॉर ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन। द रीडर्स फोकस ऑन व्हाट द होल टेक्स्ट इज अबाउट, यानी कि पूरा लिखा हुआ पैराग्राफ है वो किस बारे में है, इसमें जो है एक रीडर फोकस करता है। ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ है पूरे पाठ का मुख्य विचार या समग्र पूरा का पूरा अर्थ समझना, ठीक है। एग्जाम्पल है अंडरस्टैंडिंग द सेंट्रल मैसेज ऑफ ए स्टोरी और थीम ऑफ ए पैराग्राफ। जब तक हम कोई पैराग्राफ या स्टोरी पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक वो स्टोरी समझ में नहीं आएगी, ना ही वो पैराग्राफ समझ में आएगा कि वो पैराग्राफ किसके बारे में था या स्टोरी किस चीज के बारे में हमें मोरल देती है, ठीक है। इसी तरह से इसका जो दूसरा हम बोल सकते हैं कि जो आपसे पूछा गया रीडिंग फॉर लोकल कंप्रीहेंशन वो क्या है, तो रीडिंग फॉर लोकल कंप्रीहेंशन क्या है? इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक डिटेल फैक्ट इंडिविजुअल सेंटेंस इन द टेक्स्ट, यानी कि इसमें कोई स्पेसिफिक जो विशेष चीज है उसके बारे में या कोई जो तथ्य है उसको समझने की जो है हमारे को पढ़ना, जो हम किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं कि कुछ उसमें से विशेष निकाल पाएं या कोई जो है तथ्य को समझ पाएं, तो उसी को जो है किसी इंडिविजुअल सेंटेंस को, किसी एक वर्ड को देखते हैं तो उसी को बोलते हैं रीडिंग फॉर लोकल कंप्रीहेंशन। द रीडर फोकस ऑन पर्टिकुलर वर्ड, किसी वर्ड पे वो देखेगा या किसी लाइन को समझेगा या फिर उसके स्मॉल पार्ट को समझेगा पैराग्राफ के या स्टोरी के। यानी कि लोकल कंप्रीहेंशन का अर्थ है पाठ में दिए गए विशेष विवरणों या तथ्यों को समझना, ठीक है, विशेष विवरण जो स्पेसिफिक है खाली, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे कि समझ सकते हो आप इसको, इसका एग्जाम्पल से फाइंडिंग द नेम ऑफ ए कैरेक्टर, यानी कि किसी कैरेक्टर का नाम, जैसे कि कोई स्टोरी पढ़ा उसमें डाकू कौन बना था, उस डाकू का नाम क्या था, तो वो कैरेक्टर है डाकू का तो उसने कैरेक्टर निभाया है लेकिन उसका नाम क्या था, तो उसका नाम फाइंड करना। या वो डाकू कौन से सन में बना था, मतलब मैं एक स्टोरी मैंने डाकू के बारे में पढ़ा, अब मैं उसमें से क्या क्या तथ्य निकाल सकता हूँ, छोटे छोटे चीज़ें, उसी को हम लोकल कॉम्प्रीहेंशन बोलेंगे, जिसमें कैरेक्टर का नाम निकालना या फिर वो डाकू डाकू कब बना था या कब पकड़ा गया था है। और स्पेसिफिक आंसर फ्रॉम ए लाइन, और कोई भी एक पर्टिकुलर आंसर, ठीक है, कि वो डाकू किस घराने से ताल्लुक रखता था उसके बारे में बताइए, तो इसमें हम स्पेसिफिक एक आंसर दे रहे हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स, जो फॉर्मल लेटर होता है जिसको कार्यालय पत्र बोलते हैं और एक अपना जो है घरेलू पत्र बोलते हैं, तो उसमें अंतर क्या होता है, तो पर्पस क्या होता है, ऑफिशियल और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं ऑफिस में या फिर किसी व्यवसायिक लोगों को।
इनफॉर्मल लेटर जो है अपने पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए लिखते हैं, आपसी बातचीत के लिए लिखते हैं। और लैंग्वेज जो होती है कैसी इसमें होती है, पोलाइट, रिस्पेक्टफुल और फॉर्मल होती है। इसमें जो लैंग्वेज यूज करती है वो फ्रेंडली होती है, कैजुअल होती है और पर्सनल होती है। टोन कैसा होता है, इसमें सीरियस और रिस्पेक्टफुल टोन होता है फॉर्मल लेटर में। इसमें फ्रेंडली और इमोशनल टोन देखने को मिलता है। फ्रेंडली, और यार कैसे हो तुम, इस तरह से। इसमें और यार कैसे हो तुम नहीं लिखते हैं फॉर्मल लेटर में। एग्जाम्पल जैसे कि लेटर टू प्रिंसिपल लिखते हैं, उसमें यार दोस्ती और मजाक नहीं चलता है। मैनेजर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लिखते हैं, ये फॉर्मल लेटर्स होते हैं। अगर लेटर हम अपने फ्रेंड को, पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, चाचा मम्मी ताऊ पापा को लिखते हैं तो वो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। सॉल्यूशन कैसा होता है, मतलब हम कैसे स्टार्ट करते हैं, तो डियर सर या मैडम लिखते हैं। यहाँ पर उसका नाम लिख देते हैं, डियर रिया, डियर मॉम, डियर पापा, डियर चाचू, डियर अंकल, इस तरह से लिख देते हैं ना। और क्लोजिंग कैसे करते हैं हम, जब लास्ट में जब इस लेटर को क्लोज करते हैं तो हम लिखते हैं इसमें यूअर सिंसियरली या फिर यूअर्स फेथफुली। ठीक है, लेकिन इसको जब इनफॉर्मल लेटर को हम क्लोज करते हैं तो यूअर लवली या लविंगली या यूअर अफेक्शनली, ठीक है ना, तो ये हम जो है लिखते हैं। तो इनमें से आपको ये अंतर ध्यान रखने हैं, आराम से आप समझा सकते हो अंतर को। आगे है राइट इन ब्रीफ अबाउट ब्राउजर्स, राइट सम फीचर्स ऑफ ए गुड ब्राउजर। तो ब्राउजर क्या होता है, ए ब्राउजर इज ए प्रिंटेड डॉक्यूमेंट और पैम्पलेट दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्रोडक्ट, सर्विस, इवेंट और ए प्लेस. It is used to promote or advertise something and is typically distributed to the public or potentially customers. यानी कि ब्राउशर एक मुद्रित दस्तावेज या टेम्पलेट होता है जो किसी उत्पाद, सेवा, कार्यक्रम या स्थान के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसका प्रयोग जो है प्रचार या विज्ञापन के लिए किया जाता है और इसे आम तौर पर जनता या संभावित जो आपके ग्राहक हैं उन तक पहुंचाया जाता है। देखते होंगे आप जो है, कभी जब गर्मियों के सीजन के बाद में स्कूल खुलते हैं तो बहुत सारे टीचर्स आपके घर के सामने आएंगे, आपको पैम्पलेट देंगे छोटे छोटे, या ये स्कूल खुल रहा है, आओ आप देखो, इसको विजिट करो, अपने बच्चे का एडमिशन कराओ। तो इस तरह का पैम्पलेट होते हैं, मुद्रित दस्तावेज होता है जो हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि हमारा क्या कार्यक्रम है, या कोई हम जानकारी देना चाहते हैं कि भैया ये स्कूल खुल रहा है। तो इस तरह के पैम्पलेट होते हैं। समझ में आ चुका होगा आपको। तो हर चीज़ के लिए हमने हिंदी अनुवाद किया हुआ है, तो हिंदी अनुवाद आप पढ़ जाना। अब ध्यान रखना, मैंने आपको समझाने के लिए 3-4 क्वेश्चन के हिंदी अनुवाद पढ़ दिए। अब मैं सारी चीज़ें अंग्रेजी में थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन हिंदी नीचे लिखा होगा तो हिंदी पढ़ लेना आप समझने के लिए, जिसको समझ में नहीं आता है। इसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो क्लियर एंड कॉन्साइज इंफॉर्मेशन होता है इस, ठीक है। उसके अलावा जो है अट्रैक्टिव डिजाइन होते हैं पैम्पलेट के, इजी टू रीड होता है, बहुत ही कम शब्द हो, स्पष्ट शब्द लिखे रहते हैं, पर्पसफुल एंड फोकस्ड होता है, किस लिए है और उसका उद्देश्य क्या है, यानी कि कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन भी होती है इसमें, और अपीलिंग विजुअल्स भी होता है। उसके अलावा कॉल टू एक्शन भी होता है। ये सारी चीज़ें दी गई हैं, सबको हिंदी में मैंने लिखा है तो आप पढ़ सकते हैं इसको। राइट ए नोट ऑन इंग्लिश एज ए लिंक लैंग्वेज, तो अंग्रेजी भाषा एक लिंक रूप में कैसे जो है, लिंक भाषा में कैसे हम जो है इसके ऊपर नोट्स लिख सकते हैं, छोटा नोट। इंग्लिश एज ए लिंक लैंग्वेज रेफर्स टू द रोल ऑफ इंग्लिश इन कनेक्टिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, कल्चर्स और लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स in countries like India where there are many languages spoken. English serves a bridge that enables communication between people who speak different native languages. अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो अंग्रेजी भाषा है वो क्या करती है, एक पुल का निर्माण करती है उन लोगों में जो कि अपनी मातृभाषाएं यूज करते हैं। कोई कन्नड़ बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई बिहारी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है। तो इन सभी में से ज़्यादातर अगर हम इंग्लिश में बात करें तो मैक्सिमम लोग जो है, और जो प्रोफेशनल टाइप है, जो पढ़े लिखे हैं, वो समझ जाते हैं, लेकिन उनकी भाषा आप नहीं समझ पाओगे। तो इंग्लिश जो है कनेक्टिंग लैंग्वेज, ब्रिज की तरह काम करती है, जो कि मैंने नीचे यहाँ पे लिया हुआ है। अब देखो, इसके अंग्रेजी के लिंग भाषा के रूप में महत्व पूछे आपसे कि भाई इसके जो है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज ए लिंक लैंग्वेज क्या है, तो आप बता सकते हो ये क्या करता है, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, ठीक है, यूज्ड इन एजुकेशन, उसके अलावा ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए, उसके अलावा प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन। ये सारे के सारे हैं, सभी के हिंदी अनुवाद मैंने दिए हुए हैं ताकि आप इनको पढ़ करके आसानी से याद कर पाएं। अगला जो है नेम एनी 3 रीडिंग स्ट्रेटजीज। अब जो है रणनीतियां बतानी है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी वन ऑफ देम। रणनीति अलग चीज है और रीडिंग टाइप्स अलग चीज है। टाइप्स हम बाद में बात करेंगे, अभी रणनीति की बात हो रहा है। तो
जो स्ट्रेटेजीज हैं उनको आप बताओगे तो उसमें 3 तरह की स्ट्रेटेजीज होती हैं, एक स्पिंगिंग, एक स्कीमिंग और उसका स्कैनिंग और प्रिडिक्टिंग। स्कीमिंग में क्या होता है, स्कैनिंग में क्या होता है, प्रिडिक्टिंग में क्या होता है, ये कभी कभी आपसे दो ही पूछा जाता है, स्कीमिंग या स्कैनिंग। तो इन दोनों के बारे में मैंने नीचे भी बड़ा बता रखा है। यहाँ पे स्कीमिंग क्योंकि हमको एक के बारे में बताना था तो हम स्कीमिंग के बारे में यहाँ पे समझेंगे। स्कीमिंग क्या है? स्कीमिंग इज ए रीडिंग स्ट्रेटजी वेयर द रीडिंग रीडर क्विकली लुक्स थ्रू ए टेक्स्ट to get the main idea or general overview. It involves reading the introduction, conclusion and headings while ignoring minor details. छोटे छोटे चीज़ों को जो है इसमें अनदेखा किया जाता है, केवल इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसका कंक्लूजन क्या है, कि हेडलाइन क्या है, वो चीज़ देखी जाती है, जो कि मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है। स्कीमिंग इज यूजफुल व्हेन ए पर्सन नीड्स टू गेट एन ओवरऑल सेंस ऑफ द कंटेंट विदाउट रीडिंग एवरी वर्ड इन डिटेल। मतलब ये क्या है कि समग्र रूप से समझने के लिए अगर वो थोड़ा सा जो है हर शब्द को ना पढ़े और समग्र रूप से पढ़ने के समझने के लिए जो चीज़ पढ़ाई की जाती है उसी को स्कीमिंग कहा जाता है। हिंदी में यहाँ पे लिखा हो समझ जाओगे। व्हेन टू यूज, स्कीमिंग का उपयोग कब करते हैं? तो जब आपको किसी पाठ का सामान्य विचार प्राप्त करना हो, यानी कि जनरल आइडिया प्राप्त करना हो किसी टेक्स्ट का या किसी लेसन का, या फिर आपके पास समय बहुत कम होता है और आपको जल्दी जल्दी सारी सामग्री पढ़नी हो, ठीक है ना। व्हाट इज स्कैनिंग? अब जो है स्कीमिंग हमने देख लिया, अब स्कैनिंग के बारे में समझते हैं। स्कैनिंग के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हेन इट इज यूज्ड। तो यहाँ पे स्कैनिंग कर देना, इसको मैं स्कैनिंग कर देता हूँ। ठीक है, तो जो स्कैनिंग है वो क्या होती है? स्कैनिंग इज ए रीडिंग टेक्निक यूज टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्विकली इन ए टेक्स्ट विदाउट रीडिंग द एंटायर कंटेंट वर्ड बाय वर्ड। यानी किसी भी एक पैराग्राफ को वर्ड बाय वर्ड पढ़ने की बजाय हम उसमें से कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो जो है हम क्या करते हैं? स्कैनिंग करते हैं। स्कैनिंग मतलब जो है उसको ढूंढना, कोई चीज़ इसमें से ढूंढना। जैसे कि मैं आपको एक रजिस्टर दे दूं, आपके स्कूल का रजिस्टर दे दूं और मैं बोलूं इसमें दीपक का रोल नंबर ढूंढो, तो आप सबके नाम नहीं पढ़ोगे कि भोला, रामनाथ, टीटू, ये वो कुछ भी नहीं पढ़ोगे। आप सीधे सीधे दीपक पे फोकस करोगे, दीपक 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 दीपक। जैसे मिलेगा दीपक तो दीपक का बोलोगे रोल नंबर 20। ठीक है, तो वो होता है स्कैनिंग। समझ में आ गया? स्कैन करना, एक पर्टिकुलर चीज को स्कैन करना, ठीक है, पर्टिकुलर वर्ड को या पर्टिकुलर नंबर को। अब मैं बोलूं कि बताओ 98 नंबर पे किस विद्यार्थी का नाम है, तो आप विद्यार्थी का नाम नहीं ढूंढोगे, आप 98 नंबर ढूंढोगे ताकि आपको विद्यार्थी का नाम पता चल जाए, उसी को बोलते हैं स्कैनिंग। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा कि संदीप का डेट ऑफ बर्थ बताओ, तो आप डेट ऑफ बर्थ नहीं ढूंढोगे, संदीप नाम ढूंढोगे। संदीप जैसे ही मिलेगा तो आप उसके सामने देखोगे उसका डेट ऑफ बर्थ ये है। तो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से कोई चीज को ढूंढ लेना स्कैनिंग कहलाती है। वही चीज यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बोल सकते हैं इट इन्वॉल्व्स मूविंग योर आईज रेपिडली। बस अपनी आंखों को घुमाते हुए जाते हो उस पूरे पेज पर, और जो पर्टिकुलर वर्ड आपको चाहिए या नंबर चाहिए या डेट चाहिए उसको आप ढूंढ लेते हो। ठीक है, तो पूरा चीज नहीं पढ़ते हो, केवल आंखों को घुमाते हो उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए जो आपने सुनी है अपने कानों से। स्कैनिंग का उपयोग कब किया जाता है? तो यहाँ पर मैंने बता दिया है, बहुत सारी चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं। जब फोन नंबर किसी का डायरेक्टरी में से निकालना हो तब आप स्कैनिंग का प्रयोग करते हैं, फटाफट ढूंढते हैं। टू चेक एग्जाम रिजल्ट्स और टाइम टेबल के लिए स्कैनिंग का प्रयोग करते हैं। टू सर्च स्पेसिफिक टॉपिक और कीवर्ड इन द टेक्स्ट बुक और वेबसाइट, उसके लिए स्कैनिंग करते हैं। टू लोकेट फैक्ट्स, फिगर्स एंड नेम्स इन द पैसेज, किसी तथ्य को, किसी आंकड़े को या किसी नाम को खोजने के लिए किसी पैराग्राफ या किसी चैप्टर में, तब हम स्कैनिंग करते हैं, उस चैप्टर को पढ़ने नहीं बैठ जाते हैं। ठीक है, अब की फीचर्स, स्कैनिंग की मुख्य विशेषता क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो मुख्य विशेषता हम बता सकते हैं, फास्ट होता है और पर्पसफुल रीडिंग होती है। इसमें उद्देश्यपूर्ण रीडिंग होती है कि मुझे क्या ढूंढना है। रीडर्स नो व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, और रीडर्स जो है वो जब स्कैनिंग कर रहा है तो उसको पता है कि मैं किस चीज़ को ढूंढ रहा हूँ इसमें। नो नीड टू अंडरस्टैंड द होल पैसेज, यानी कि सारी की सारी जो पैराग्राफ है उसको पढ़ने या समझने की जरूरत नहीं है, बस मेरे को पर्टिकुलर जो है नॉलेज चाहिए, जो जानकारी चाहिए वो ढूंढने की आवश्यकता होती है। तो ये इसकी मुख्य विशेषता है। संक्षेप में लिखें तो स्कैनिंग इज यूज्ड व्हेन द रीडर इज लुकिंग फॉर ए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्विकली रेदर देन अंडरस्टैंडिंग द होल टेक्स्ट, यानी कि जब पाठक को किसी पाठ
में से कोई खास जानकारी जल्दी से जल्दी निकालनी हो तब स्कैनिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे जो है इसमें पूछा गया व्हाट इज डिक्टेशन, डिस्क्राइब। तो डिक्टेशन इज ए लैंग्वेज लर्निंग एक्टिविटी इन विच ए टीचर रीड्स ए पैसेज अलाउड, यानी तेजी से पढ़ता, जोर से पढ़ता है, एंड स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड राइट इट डाउन एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। It is an effective technique used to improve listening, comprehension, spelling, punctuation and writing skill। ठीक है, तो इसको श्रुत लेख बोलते हैं। डिक्टेशन को क्या बोलते हैं? श्रुत लेख, यानी सुन के लिखना। ठीक है, ये ऐसी गतिविधि है जो टीचर जो है बोलेगा और विद्यार्थी उसको ढंग से सुनेंगे, साफ सुनेंगे, अच्छे तरीके से जो है वर्तनी का क्या आंसर, स्मेलिंग कैसे लिखनी है, वो सब कुछ को सही तरीके से लिखेंगे। लेखन कौशल को सुधारने में भी मदद करता है। इसके बाद जो है इसका इंपॉर्टेंस पूछ सकता है, डिक्टेशन का महत्व तो बताइए। तो इम्प्रूव्स लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर को इम्प्रूव करता है, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, राइटिंग एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है। टाइप्स ऑफ डिक्टेशन कौन कौन से हो सकते हैं? तो एक रेगुलर डिक्टेशन होता है, एक पार्शियल डिक्टेशन होता है, एक डिक्टोलॉजिस होता है, सॉरी डिक्टोगल्स होता है, और एक होता है रनिंग डिक्टेशन। तो डिक्टेशन के बारे में ज़्यादा आपसे पूछता नहीं, लेकिन मैंने आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे दे दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, राइट सम ऑफ द डिफेक्ट इन हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग में यानी हस्तलेखन में क्या क्या त्रुटियां होती हैं? तो अस्पष्ट लेखन, जिसको इलिजिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप बता सकते हैं एक लाइन में। इम्प्रॉपर स्पेसिंग, गलत जो है आप स्थान निर्धारण करते हैं, गलत जो है स्पेस देते हैं वर्ड्स में। इरेगुलर साइज ऑफ लेटर, ठीक है, अक्षरों का असमान, यानी एक लेटर बहुत बड़ा लिख दिया, एक लेटर छोटा लिख दिया, फिर बड़ा लिख दिया, छोटा लिख दिया, इस तरह से। प्रो पुअर स्लांट, यानी कि जो है आप इस तरह से सीधा लिखना है, लेकिन आप लिख रहे हैं राइट ए लेटर टू प्रिंसिपल, इस तरह से। अब ये टेढ़ा मेढ़ा है, ये स्लांट जो है, ये या तो बच्चे इस तरह से लिखेंगे या इस तरह से लिखेंगे या इस तरह से लिखेंगे, लेकिन लिखना क्या है? सीधा। तो ये सब जो है ये होता है त्रुटि। और इनकंसिस्टेंट अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट जो है वो भी सही नहीं होता है। इनकरेक्ट लेटर इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है। ओवर ओवर यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, है ना। और टू मच प्रेशर भी देना, दबाव दे करके लिखना जो है, ये भी एक गलत प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स में आती हैं, जो भी आपको अच्छे से याद हो उनको लिखें, याद करें। डिफाइन एन एडजेक्टिव एन राइट इट्स काइंड। एडजेक्टिव क्या होता है? इसकी परिभाषा लिखनी है, और इसके फिर कितने टाइप के होते हैं ये बताना है। विशेषण जिसको बोलते हैं। एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। आप सीधा सीधा बोले, एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन। विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। एग्जाम्पल के लिए, ही इज ए बॉय, वो बॉय है, वो लड़का है, कैसा है? ब्रेव है, बहादुर है। ये क्या है? ये उसका विशेषता है। विशेषता क्या है? कि वो बहादुर है। ठीक है, वह लड़का बहादुर है, वह उसकी विशेषता, बहादुर लड़के की विशेषता बता रहा है। ब्रेव डिस्क्राइब्स द बॉय। ठीक है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि गुणवाचक विशेषण। ठीक है, इसमें आपको एग्जाम्पल समय, गुण क्या है? ईमानदार है, सुंदर है, लंबा है, बहादुर है, गुण है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि क्वालिटी, क्वालिटी एडजेक्टिव होता है, क्वांटिटी एडजेक्टिव होता है, नंबर एडजेक्टिव होता है। तो हम ऐसे बता रहे हैं, एडजेक्टिव लिखा है आगे मैंने। संख्यावाचक विशेषण, तो जो क्वालिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा कितनी है, कुछ है, अधिक है, थोड़ा है, बहुत है, इस तरह से। और नंबर का अगर बात करें तो कितनी वस्तुएं हैं, जैसे दो हैं, चार है, पांच है, कितने हैं वो बताएगा। ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो संकेतवाचक होता है, तो इसमें क्या होता है? दिस, दैट, वह है ना, वह है, ये है, वे, तो ये संकेत करना होता है। और प्रश्नवाचक विशेषण होता है इंट्रोगेटिव जिसको बोलते हैं, जिसमें कौन सा, क्या, किसका, ये पूछे जाते हैं। इस तरह से आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है अधिकारवाचक, जैसे कि माई, मेरा, तुम्हारा, ठीक है, तेरा, इस तरह से। तो ये 6 तरह के होते हैं। इसके बाद जो है, नेम सम मटेरियल एड्स यूज इन टीचिंग ऑफ रीडिंग। ठीक है, पठन शिक्षण में प्रयुक्त जो है साधन हमें बताने हैं। डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम इन डिटेल। तो सबसे पहले हम बताएं कुछ भौतिक साधनों के नाम जो हम पठन शिक्षण में यूज करते हैं, जैसे फ्लैश कार्ड, है ना, चार्ट एंड पोस्टर्स, बैकग्राउंड, ब्लैक बोर्ड एंड वाइट बोर्ड, पिक्चर बुक्स, वर्ड स्क्रिप्ट्स, बिग बुक्स,
प्रोजेक्टर एंड डिजिटल बोर्ड्स, अल्फ़ाबेट ब्लॉक्स, ये सारी चीज़ें हैं जो भौतिक संसाधन है जिसको हम जो है शिक्षण में प्रयोग करते हैं पठन के लिए। अब इसको जो है हम थोड़ा सा विवरण कर सकते हैं। जैसे फ्लैश कार्ड क्या होता है, फ्लैश कार्ड को इसलिए किया गया है क्योंकि फ्लैश कार्ड के बारे में अलग से क्वेश्चन बनता है कि फ्लैश कार्ड क्या होता है। तो हम बोलेंगे फ्लैश कार्ड आर स्मॉल कार्ड्स with words, letters or pictures printed on them. They are is used to develop reading skill, vocabulary and word recognition in students। यानी कि ये क्या करते हैं, पढ़ने की क्षमता का विकास करते हैं, शब्द भंडार में जो है बढ़ावा करते हैं, साथ ही साथ जो है शब्द की पहचान विकसित करने में मदद करते हैं। यूज़ क्या है, तो फ्लैश कार्ड के उपयोग क्या है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो आप ये बता दोगे, ठीक है, इसके बारे में। इसके लाभ क्या होते हैं फ्लैश कार्ड के, तो लाभ भी आप बता सकते हो। इसके बाद जो है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वोकेबलरी। तो हम बोलेंगे सक्रिय शब्दावली जिसको एक्टिव वोकेबलरी बोला जाता है, ठीक है, और जो है एक निष्क्रिय होगा जिसको पैसिव बोलेंगे। एक्टिव क्या होता है, एक्टिव वोकेबलरी इंक्लूड्स द वर्ड दैट ए पर्सन नॉट ओनली अंडरस्टैंड बट ऑल्सो इन यूज, ऑल्सो यूज इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। सक्रिय शब्दावली वे शब्द होते हैं जिनको व्यक्ति समझता है और बोलने और लिखने में भी प्रयोग करता है। जैसे कि मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ, तो द वर्ड गो इज ए पार्ट ऑफ एक्टिव वोकेबलरी। जाता हूँ सक्रिय शब्दावली का हिस्सा है, मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ, ठीक है। पैसिव वोकेबलरी जैसे निष्क्रिय वाक्य, तो पैसिव वोकेबलरी कंसिस्ट ऑफ द वर्ड दैट ए पर्सन अंडरस्टैंड वाइल रीडिंग और लिसनिंग बट डू नॉट यूज एक्टिवली इन स्पीकिंग और राइटिंग। यानी कि निष्क्रिय शब्दावली वो होती है जिसे व्यक्ति सुनते या पढ़ते समय समझता है परंतु प्रयोग नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं वर्ड्स लाइक melancholy, abundant और splendid may be understood when they or when read or heard but may not be used by the person। तो इन शब्दों का, जैसे शब्दों को हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन खास और आमतौर पर जो है इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको जो है एक पत्र लिखना है। तो देखिए सबसे पहले जब ऑफिस की बात आ रही है तो ऑफिस को लिखने के लिए किसको लिख रहे हैं, मैनेजर को लिखना पड़ेगा। उस कंपनी का नाम, जैसे मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, जैसे कि टू द मैनेजर, अब मैं टाटा टाटा कार्स लिमिटेड, ठीक है, लिख दिया। कंपनी का एड्रेस जैसे कि मैंने माना दिल्ली ईस्ट, और यहाँ पे डाल दिया 1000000, इस तरह से पिन कोड डाल दिया, बस इतना हमने डाल दिया। डेट जो है मैंने सपोज करो आज 15 की डाल देते हैं, 15/5/2025। दिनांक जरूर डालना है, जो चीज़ लिखी गई है वो डालना है। और कौन से लेटर में, ये ऑफिशियल लेटर में हर चीज़ जो आती है, लेकिन किसको लिखना है तो वो टू में आएगा, नहीं तो जल्दी से टू नहीं होता है, मैं बताऊंगा आगे भी। सब्जेक्ट जरूर लिखोगे आप। सब्जेक्ट लिखने के बाद में आपको जो है स्टार्ट करना है रिस्पेक्टेड सर या मैडम से, जो कि हमने सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, कि हम लेटर जो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन हमें लिखना पड़ता है। तो ये चीज़ें लिख दिया। अब हम यहाँ पे समझाएंगे क्योंकि हमें क्या करना है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए एक एप्लीकेशन जो है लिखनी है, एप्लीकेशन लिखनी है। तो विद ड्यू यू रिस्पेक्ट आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट एज एडवर्टाइज्ड, मतलब कहीं छपा होगा, एडवर्टाइजमेंट देखा होगा तो आप अप्लाई करना चाहते हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई हायर सेकेंडरी एजुकेशन and also possess good knowledge of computer and office work. I have good typing speed, communication skill and ability to handle ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एफिशिएंटली। इसके हिंदी अनुवाद मैंने नीचे किया हुआ है। आई एम हार्ड वर्किंग, पंचुअल एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आई एश्योर यू दैट आई विल परफॉर्म माई ड्यूटी सिंसियरली इफ गिवन द अपॉर्चुनिटी। अगर मुझे क्या मिलेगा, जिम्मेदारी मिलेगी, तो मैं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाऊंगा, ठीक है, जिम्मेदारी निभाऊंगा अगर मुझे अवसर दिया जाएगा। तो इस तरह से लिखिए, काइंडली कंसीडर माय एप्लीकेशन फॉर द सेम, ठीक है। धन्यवाद करते हुए आप अपना नाम लिखेंगे। फिर आप अपने नाम के बाद में, जैसे आप योर सिंसियरली, यानी आपका विश्वास पात्र, आप आपका नाम लिखेंगे, फिर आपका पता लिख देंगे और कॉन्टेक्ट नंबर लिखेंगे, क्योंकि आपसे वो संपर्क करेगा अगर आपको वो क्या करेगा, रखना चाहेगा। तो इस तरह का लेटर होता है। अब जो है एक लेटर पूछा जाएगा, राइट ए लेटर टू द हेल्थ ऑफिस ऑफ यूर सिटी इन्फॉर्मिंग हिम हर
ऑफ द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर एरिया, आपके क्षेत्र की गंदगी के बारे में शिकायत की स्थिति या जो भी स्थिति है उसकी चर्चा करने के लिए आपको एक पत्र लिखना है हेल्थ ऑफिस में, टू द हेल्थ ऑफिसर, ठीक है, टू हेल्थ ऑफिसर को लिखनी है। तो हम लिखेंगे किसको लिखनी है, टू द हेल्थ ऑफिसर को। हेल्थ ऑफिसर कहाँ बैठते हैं, हम किससे शिकायत करेंगे, गंदगी की, कचरे की, तो हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हमेशा शिकायत करते हैं, चाहे कहीं भी रहें। और यहाँ पर सिटी का नाम जैसे रायपुर डाल दिया मैंने, ठीक है, तो रायपुर डाल दिया, मध्य प्रदेश। डेट डालेंगे, जिस दिन का हम लेटर लिख रहे हैं उस दिन का डेट डालेंगे। फिर सब्जेक्ट लिख देंगे कि भाई ये लेटर किस लिए लिखा जा रहा है। सब्जेक्ट हमेशा ऑफिशियल लेटर में आएगा, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट हमेशा ऑफिशियल लेटर में आएगा। कार्यालय पत्र जो भी हम लिखेंगे, चाहे प्रिंसिपल को लिखें, चाहे मैनेजर को लिखें, चाहे आप जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखें, चाहे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को लिखें, चाहे पोस्ट ऑफिस में लिखें, कहीं भी लिखेंगे, चाहे बैंक अधिकारी को लिखें, तो सब्जेक्ट जरूर आएगा। किस लिए लिख रहे हैं पत्र, तो आप बताएंगे रिगार्डिंग इन सैनिटरी कंडीशन इन आवर लोकेलिटी, हमारे क्षेत्र में जो है व्याप्त गंदगी के हेतु। तो हम यहाँ पर जो है उसके लिए आप लिखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जरूर लिखोगे। पर्सनल लेटर में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा, चाचा को, मामा को, पिता को, भाई को, बहन को, दोस्त को, मित्र को, यार को, किसी को भी सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना है। समझ में आ चुका होगा। विषय लिखने के बाद में रिस्पेक्टेड सर मैडम हमेशा सॉल्यूशन आप दोगे। आपका अगर पर्सनल लेटर रहता है तो यहाँ पर डियर प्रिया, डियर प्रशांत, डियर कुछ भी आप जो है उसका नाम लिखते, डियर चाचा हैं। तो इस तरह से आप मान्यवर महोदय लिखते हुए आई एम रेजिडेंस, अब आपका एरिया का नाम, क्योंकि आप कौन से एरिया से शिकायत कर रहे हो तो यहाँ पर वो एरिया का नाम लिखोगे। आई एम रेजिडेंट ऑफ, मान लो कि गोपाल नगर, रायपुर ब्लॉक नंबर 6, इस तरह से एड्रेस दिया। एंड आप चाहें तो अपना एड्रेस भी लिख सकते हो, किसी भी एरिया का, राजस्थान का, हरियाणा का, गुजरात का, बंगाल का, मध्य प्रदेश का, कहीं का भी आप एड्रेस यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं होती है। And I would like to draw your attention towards the insanitary and unhygienic condition of our locality. Garbage, garbage मतलब क्या होता है आपका कचरा, ठीक है ना, is laying on the streets, drains are flowing, overflowing, जो नाले हैं वो पूरी तरह से भर चुके हैं और बह रहे हैं, ठीक है। एंड mosquitoes have become a serious problem. Due to this there is a fear of diseases like dengue, malaria and cholera. The smell from the garbage is unbreathable, ठीक है, अनब्रीवेबल बोल सकते हैं, अनब्रीथेबल भी बोल सकते हैं, स्पेशली इन द इवनिंग, शाम के समय ज्यादातर ये परेशानी होती है। और फिर उसके नीचे मैंने हिंदी सबकी लिख रखी है, पैराग्राफ की हिंदी करता गया हूं ताकि आपको समझ में आए। वी रिक्वेस्ट you to take immediate action for cleaning the area, spraying disinfectants and ensuring regular waste disposal, ठीक है। शीघ्र जो है इसका कचरा उठाने की व्यवस्था करने के लिए बात की गई है। वी होप यू प्रमोट द एक्शन, ठीक है, मुझे आशा है कि आप कार्रवाई करेंगे। थैंकिंग यू करते हुए या थैंक यू करते हुए यूअर सिंसियरली जरूर लिखना है, आपका नाम, ठीक है, आपने पता ऊपर लिख दिया था तो यहाँ पे पता लिखें ना लिखें आपका मर्जी है, कॉन्टेक्ट नंबर आप दे देंगे, ठीक है। इसके बाद है राइट ए लेटर टू यूर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू स्टे विद यू ड्यूरिंग द समर वेकेशन, जैसे छुट्टियां पड़ चुकी हैं तो आप अपने दोस्त को बुलाना चाहते हैं कि आओ मेरे साथ रहो, तो इस तरह से निमंत्रण पत्र लिखना है। तो जब दोस्त को लिखोगे तो टू द फ्रेंड वगैरह का कुछ भी नाम नहीं होता, केवल जब आप लिखोगे जो भी लेटर लिख रहा है उसका पता होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आपका एड्रेस, तो आपका एड्रेस जैसे मैंने मध्य प्रदेश से लिख रहा हूँ तो कोई भी एड्रेस, ब्लॉक नंबर 6 ग्वालियर मध्य प्रदेश, पिन कोड लिखना चाहो तो पिन गेट, हाँ डेट जरूर मेंशन करना है आपको, ठीक है, डेट मेंशन करना है। अब देखो सब्जेक्ट यहाँ से गायब हो गया, सब्जेक्ट इसमें नहीं आएगा। मित्र, प्यार, मोहब्बत, इश्क, जिसको भी आप लिख रहे हो जो पर्सनल होता है आपसे संबंधित, उसको आप जो है सब्जेक्ट नहीं लिखोगे, भाई मैं इसलिए तुम्हारे को पत्र लिख रहा हूँ, ये पत्र में ये चीज नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू in the best of the health and high spirits. Our summer vacations is about to begin and I would be very happy if you could come and stay with me during the holidays. तो मैंने यहाँ पे हिंदी अनुवाद कर दिया, आप चाहें तो अपने हिसाब से वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं। मैंने सिंपलेस्ट अच्छा वर्ड लिखने की कोशिश की है, कम से कम वर्ड लिखने की कोशिश की है जिसमें आपका लेटर कंप्लीट हो जाए। There are many interesting places to visit in my city and we will have a lot of fun together. We can go for morning walk, play games and even study together for some time. My parents will also be very happy to see you.
प्लीज टेक परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड डू कम। ठीक है, वेटिंग ईगरली फॉर योर रिप्लाई। ठीक है, अब जो है यहाँ पर यूर लविंग फ्रेंड है, सहेली है तो सहेली और आपका नाम। बस देखो अब लेटर में फर्क क्या पड़ा, ऑफिशियल लेटर में सिंसियरली फिंसियरली लिखना पड़ता था, इसमें कोई भी नहीं है, अपना लवली फ्रेंड या लविंग फ्रेंड लिख दोगे और आपका नाम लिख दोगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, मैंने इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, आप समझते नहीं, लेटर पढ़ लेते लेकिन समझते नहीं यहाँ पे नाम किसका लिख दिया है। तो हर चीज़ को यहाँ बताया गया, तुम्हारा ही पता आएगा, नीचे तुम्हारा ही नाम आएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर जिसको लिख रहे हो पत्र उसका नाम आएगा, मित्र का नाम। ठीक है, यहाँ पे बता दिया है। इस तरह से लेटर आपसे हमेशा पूछता है ज़्यादातर, अब आपका किस्मत खराब हो तो लेटर ना पूछे, लेकिन लेटर हमेशा पूछता रहता है। राइट एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिगार्डिंग नॉइज पोल्यूशन ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। अब जो है आपके परीक्षा के समय ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, यानी लाउड स्पीकर की वजह से परेशानी हो रही है, तो आप जिला कलेक्टर को पत्र लिखेंगे। जिला कलेक्टर का नाम आते ही ये ऑफिशियल लेटर हो गया, यानी कि टू द जिला कलेक्टर लिखोगे, टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दोगे कि किस डिस्ट्रिक्ट व कलेक्टर को लिख रहे हो और कौन से लोकेशन पे है, वो मध्य प्रदेश का है या फिर झारखंड का है या बिहार का है, जो भी आप लिखना चाहो। फिर उसके बाद आएगा डेट, डेट लिखने के बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में जो आप जिस चीज के लिए लेटर लिख रहे हो वो सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट को लिखने का तरीका थोड़ा सा ध्यान रखना है, अच्छे तरीके से लिखना है। फिर रिस्पेक्टेड सर मैडम लिखोगे और सीधे सीधे अपने जो है रिक्वेस्ट भेज दोगे, आई एम ए स्टूडेंट एंड रेसिडेंट रेसिडेंट ऑफ। अब अपना लोकेलिटी बताओगे कहाँ पर वही ध्वनि प्रदूषण हो रही है, लाउड स्पीकर बज रहे हैं, तो आई एम स्टूडेंट। आप तो एक छात्र हो, जो ध्वनि प्रदूषण की शिकायत किस लिए कर रहे हो कि आपकी एग्जाम डेट पास आ रही है, तो आई एम ए स्टूडेंट एंड रेसिडेंस ऑफ दिस लोकेलिटी, जो भी आप एड्रेस डालना चाहो डालोगे। याद रखना एड्रेस आपका वही होना चाहिए जो मध्य प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट नेम दिया है उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका एड्रेस पड़ना चाहिए। पता चला आपने ऊपर मध्य प्रदेश लिखा और यहाँ पे आप जो है झारखंड या उड़ीसा लिख रहे हो, तो आपका मध्य प्रदेश की सरकार या उसका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है झारखंड या उड़ीसा में क्या करने जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ ध्यान रखना। I wish to draw your kind attention towards the increasing noise pollution in our area, especially during the examination period. Loudspeaker, music system, and frequent public announcements disturb the peaceful environment required for study. ठीक है, इसको आप हिंदी में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। लाउड स्पीकर, संगीत और सार्वजनिक घोषणाएं अध्ययन के लिए आवश्यक शांति को भंग करती हैं। Due to this, students are unable to concentrate on their studies, which affect their performance in exams. Therefore, I humbly request you to take strict action to limit the use of loudspeaker and control noise level near residential and school areas during examinations or exams. ठीक है, बस ये हो गया। अब सीधा सीधा I shall be grateful for your kind attention and quick action. थैंकिंग यू करते हुए, यूअर फेथफुली लिखते हुए अपना नाम, चाहो तो पता लिख सकते हो क्योंकि पता ऊपर दे चुके हो, नहीं लिखना चाहते हो तो नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने दिया हुआ है तो आप उसको फॉलो करें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नीचे कॉन्टेक्ट नंबर चाहे तो लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर 0000911111 कुछ करके, ऐसे ऐसा नहीं कि अपना नंबर लिख के आ जाओ एग्जाम पेपर में। व्हाट इज द वोकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, यानी कि वोकेशनल होता है व्यवसायिक जो है महत्व क्या है इंग्लिश का। अब देखो, इंग्लिश हैज ए ग्रेट वोकेशनल इंपॉर्टेंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। बहुत व्यवसायिक भाई, पूरा व्यवसाय तो इंग्लिश के माध्यम से ही हो रहा है। देखो, इट इज ए ग्लोबल लैंग्वेज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी प्रोफेशनल फील्ड सच एज एजुकेशन, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, टूरिज्म, गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है, तो इसलिए जो है इसका व्यवसायिक महत्व है। ठीक है, अब इसका जो है लाभ क्या है वो बता देंगे। ठीक है, देखो, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, अगर आप इंग्लिश आपकी अच्छी होती है तो अवसर जो है ज़्यादा मिलते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाता है आपका, करियर ग्रोथ जल्दी होती है, हायर एजुकेशन में और ट्रेनिंग में फ़ायदा मिलता है आपको, और फ्रीलांसिंग एंड ऑनलाइन जॉब भी आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप समझा सकते हैं किसमें, कि जो है वोकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश क्या है, तो ये चीज़ है। ठीक है, ये सारे बेनिफिट्स हैं इसके। और वोकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो है ऐसी भाषा है जो हर क्षेत्र में यूज़ की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया व्हाट इज मीन्ड बाय ओरल इंस्ट्रक्शंस, हाउ आर दे इम्पोर्टेंट फॉर ए बिगिनर। यानी कि जो आप मौखिक निर्देश देते हैं बोल करके ये करो वो करो ऐसे करना है वैसे करना है, तो इसका क्या इम्पोर्टेंट है और ये बिगिनर्स जो मतलब जो स्टार्टिंग के जो प्रारंभिक चरण में जो है इसका क्या उपयोग है ये बताना है। तो ओरल इंस्ट्रक्शंस रेफर टू द इंस्ट्रक्शंस और
गाइडेंस गिवन थ्रू स्पीच, बोल करके दिया जाता है। दे आर कम्युनिकेटेड verbally rather than written and rare and are typically used in situations that require immediate clarification और डायरेक्शन। मौखिक निर्देश व निर्देश या मार्गदर्शन होते हैं जो बोल करके दिए जाते हैं। ये लिखित की तुलना में मौखिक रूप से संप्रेषित होते हैं, यानी बोल करके कराए जाते हैं। आमतौर पर ऐसी स्थितियों में उपयोग किए जाते हैं जिसमें तत्कालिक स्पष्टता और दिशा की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब हम लिख करके देंगे, वो पढ़ेगा कब, ये समस्या है। ठीक है, तो हम जो है डायरेक्ट बोले कि भाई देख ये है, ये समस्या है, इसको सॉल्व कर। अब इसके प्रारंभिक चरण के लिए मौखिक निर्देशों का महत्व इसमें पूछा है। यस, पूछा है बिगिनर्स में, तो आप बोल दोगे तत्काल समझ के लिए, ठीक है, इमीडिएट अंडरस्टैंडिंग के लिए, डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स के लिए, क्लैरिफिकेशन एंड इंट्रैक्शन के लिए, इंगेजमेंट एंड मोटिवेशन के लिए, सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स, तो दोनों में तुलना करना है। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, जिसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, दूसरा जो है अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट रिक्वायर्स ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, द एक्शन ऑफ द वर्ब इज ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट। यानी कि सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसे अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए एक प्रत्यक्ष वस्तु की आवश्यकता होती है। क्रिया का कार्य वस्तु पर क्रियान्वित होना है। जैसे कि सी रीड्स ए बुक, अब इसको क्रिया करनी है तो उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए था। ऑब्जेक्ट जो है क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है बुक। बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है ना? समझ में आ गया? सकर्मक क्रिया क्या हो गई? सी रीड्स, वो पढ़ती है, लेकिन पढ़ती है क्या? पढ़ती है अखबार पढ़ती है, बुक पढ़ती है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो देना पड़ेगा। ठीक है ना? तो पढ़ती जो है एक सकर्मक क्रिया है, लेकिन किताब वो वस्तु है जो उसको प्रभावित कर रही है। ठीक है, इसी तरह से आप इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया को समझ सकते हैं। एन इनट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। यहां पर क्या था? इट इज दैट रिक्वायर्स ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। समझ लेना, यहां पर जो है, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बोल रहा है रिक्वायर्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग है, और यहाँ पर जो बोल रहा हूँ डज नॉट रिक्वायर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ठीक है, एक्शन डू नॉट ट्रांसफर ऑन ऑब्जेक्ट। अब जो अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल से समझ जाओगे। अब आप सी स्लिप्स साउंडली, अब देखो स्लिप्स जो है ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। और साउंडली जो है आप बोल सकते हो कि वह गहरी नींद में सोती है। तो सी स्लीप साउंडली, ये हमने बोल दिया। तो इसमें किस चीज का है? यहाँ ऑब्जेक्ट का है साउंडली। ये गहरी नींद में सोती है। गहरी नींद क्या ऑब्जेक्ट है? क्या उठा सकते हो आप, पकड़ सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो? मतलब खुद आप सामने वाला सो रहा है तो वो किस नींद में सो रहा है? कच्ची नींद में, पक्की नींद में, जिसको गहरी नींद बोल रहे हैं। तो जो चीज, कोई ऑब्जेक्ट, जो चीज वस्तु के रूप में नहीं है, जो हम महसूस या देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो उस टाइप की क्रियाओं में इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रियाएं होती हैं। अब जो है व्हाट आर होमोनिम्स, गिव एग्जांपल। तो जो होमोनिम्स होते हैं, जिनको हम समानार्थी शब्द बोलते हैं, वो एक जैसे मतलब सेम स्पेलिंग और सेम प्रोनाउंसिएशन के वर्ड्स होते हैं, लेकिन डिफरेंट इनकी मीनिंग होती है। अब देखो समझना कैसे। होमोनिम्स आर वर्ड दैट हैव सेम स्पेलिंग। ठीक है, सेम स्पेलिंग, स्पेलिंग भी सेम है। ऊपर जो हमने पढ़ा था होमोफोन्स, उनकी स्पेलिंग अलग थी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम था। बोलने में एक जैसे थे, लेकिन उसकी स्पेलिंग सही थी। यहाँ पर इनकी बोलने में भी एक जैसे हैं, स्पेलिंग भी एक जैसे हैं, लेकिन मीनिंग अलग बदल जाएगा। अभी बताऊंगा कैसे। देखो, इनको होमोफोन्स भी बोलते हैं, इनको होमोग्राफ भी बोलते हैं। तो होमोफोन्स और होमोग्राफ में कंफ्यूज मत होना। तो समानार्थी शब्द वो होते हैं जैसे एक जिनका एक जैसा उच्चारण होता है और एक जैसे ही लिखे जाते हैं, लेकिन अर्थ अलग अलग निकलता है। अब देखो यहाँ पर समझना होमोफोन्स, ये है फ्लोर और ये भी है फ्लोर। ठीक है, ये फ्लोर क्या होता है? ये फ्लोर होता है आटा, और ये फ्लावर होता है, ये होता है फ्लावर मतलब फूल, है ना? तो यहाँ पर देखो ये क्या है आपके? ये होमोफोन्स का प्रयोग, साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, तो होमोफोन्स एक जैसे उच्चारण वाले होते हैं, ये होमोफोन्स। ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा सा समझना, ये होमोनियम्स की बात हो रहा है। मैं होमोनियम्स नहीं बता रहा हूँ, अभी होमोफोन्स की बात कर रहा हूँ। होमोफोन्स और होमोग्राफ्स ये अलग अलग चीज़ होती हैं। ये सार्थक समानार्थक शब्द ये होमोनियम्स होते हैं। ठीक है,
ये ध्यान रखना है। ये दो तरह के हो सकते हैं, सॉरी, ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। और इनको बोलते हैं होमोफोन्स और होमोग्राफ्स। सॉरी, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया था। होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स किस, होमोनियम्स के दो प्रकार होते हैं। होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोफोन्स जो है साउंड तो सेम करेंगे, जैसे ये भी फ्लोर है, ये भी फ्लोर है, बोल तो रहा हूँ फ्लोर 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 फ्लोर, लेकिन ये है आटा और ये है फूल, तो ये है होमोफोन्स, ठीक है। उच्चारण एक जैसे उच्चारण, लेकिन अर्थ अलग अलग है। होमोग्राफ्स जो है वो क्या होंगे, आर स्पेल्ड द सेम, लेकिन जो है प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होगा। जैसे कि आपका देखो, लीड और लीड, अब दोनों, एक लीड मतलब मार्गदर्शन करना, लीड द टीम, मैं बोलूंगा इस टीम को लीड करो, यानी इस टीम का मार्गदर्शन करो। और एक है सेल, मेट मैं बोल सकता हूँ मेटल इज ए लीड या सेल लीड। सेल में जो काले कलर की होती है लीड, उसको बोलते हैं लीड। जो है आप पेंसिल की लीड बोलते हो, वो लीड अलग होती है, धातु होती है एक तरह से, तो लीड लीड करना, ठीक है। और जैसे कि आप और भी बोल सकते हो, और भी वर्ड आते हैं जो होमोफोन्स होते हैं, जो एक जैसे होते हैं, लेकिन आप उसका प्रयोग करोगे कहीं तो वो चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स में समझ में आ जाएगा। देखिए, ये बैट और ये बैट दोनों सेम है, स्पेलिंग सेम है, बोलने में सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन जब हम यूज़ करेंगे तो अलग हो। ये बैट जो होता है, आप वो रात में जो जागते हैं उनको क्या बोलते हैं, जानवर जो उल्टा सोते हैं चिपक करके, क्या बोलते हैं, चमगादड़। हाँ, चमगादड़, उड़ने वाला स्तनधारी। तो बैट, चमगादड़ को बैट बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग भी यही होती है, BAT, और चमगादड़ का नाम भी यही होता है, बैट। और एक होता है बैट जो क्रिकेट में यूज करते हैं, उसका भी स्पेलिंग BAT ही होती है, तो इसको बोलते हैं होमोनियम्स, ठीक है। समानार्थक शब्द, लेकिन अलग अलग मीनिंग हो जाती है, स्पेलिंग सेम रहती है, बोलने में भी सेम होते हैं, स्पेलिंग भी सेम होती है, लेकिन अर्थ अलग अलग निकल जाते हैं। जैसे ये TER, टीयर, टीयर मतलब फाड़ना भी होता है, टीयर मतलब आंसू भी होता है। राइट और राइट, अब दोनों ही राइट, एक राइट होता है सही, और एक राइट होता है आपका दायां बायां, बोलते हैं ना लेफ्ट राइट, और एक होता है राइट, ठीक है। और एक जो है आपका राइट मतलब अधिकार भी होता है, तो राइट का कई मीनिंग निकल जाएंगे। व्हाट हैव 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, गिव एग्जांपल्स। 3 डिग्रीज कौन से होता है, एक पॉजिटिव डिग्री होता है, एक कॉम्परेटिव डिग्री होता है, एक सुपरलेटिव डिग्री होता है। साधारण अवस्था, तुलनात्मक अवस्था, और सर्वोत्कृष्ट अवस्था। इसमें देखो, पॉजिटिव डिग्री साधारण अवस्था क्या होती है, इट शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ ए क्वालिटी विदाउट एनी कंपैरिजन, यानी कि सी इज ही इज टॉल, वह लंबा है, खाली वह लंबा है, किससे लंबा है, हैं, किससे लंबा है, कंपैरिजन नहीं किया गया है। तो इसमें जो है बिना तुलना के किसी की गुण की विशेषता की बात होती है, ये होता है पॉजिटिव डिग्री, कि हाँ वह ही इज टॉल देन मोहन, तो यहाँ पर जो है आपका तुलना हो जाएगा, तो वो जो है आपका कॉम्परेटिव आ जाएगा। कॉम्परेटिव नहीं कर रहे हैं हम, केवल पॉजिटिव कर रहे हैं, पॉजिटिव तुलना। ही इज स्मॉल है, ही इज शॉर्ट है, राम इज टॉल, राम इज टॉल देन श्याम, तो यहाँ कॉम्परेटिव हो जाएगा। यही चीज आपको समझनी है एग्जाम्पल से। कॉम्परेटिव में हम तुलना कर देंगे, दो व्यक्तियों की, दो सामानों की, दो चीजों की तुलना कर देंगे। राम इज टॉलर देन श्याम, अब हमने बोला कि श्याम से राम जो है लंबा है, राम श्याम से लंबा है, यहाँ पे हमने तुलना करी तो कंपैरेटिव कर दिया, तुलनात्मक अवस्था बता दी। और यहाँ पर जो है सामान्य या साधारण अवस्था है, जिसी से तुलना नहीं किया, ठीक है। और तीसरा जो होता है सुपरलेटिव, सर्वोत्तम अवस्था। अब देखो यहाँ पर सर्वोत्तम अवस्था क्या है, मोहन इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, मोहन कक्षा का सबसे लंबा, कक्षा में लंबे बच्चे तो हैं, एक से लंबा है, दूसरा भी है, दूसरा से लंबा तीसरा भी है, कोई है, लेकिन सबसे लंबा है, वो होता है सर्वोत्तम अवस्था, ठीक है। तो मोहन जो है कक्षा में सबसे लंबा विद्यार्थी है, तो ये होगी सर्वोत्तम व्यवस्था। समझ में आ गई होगी आपको, इसमें दो की तुलना ना, सबसे तुलना की गई है यहाँ पर। मोर 1 और मोर देन 2 से हम तुलना कर रहे हैं, और इसमें पूरे के पूरे आंकड़ों से तुलना कर रहे हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ईदर स्कीमिंग और स्कैनिंग। प्रोसेस क्या होती है, रीड द टाइटल एंड हेडिंग, शीर्षक और उपशीर्षक पढ़ें। स्कीमिंग का प्रोसेस बता रहा हूँ, स्कीमिंग का प्रोसेस, स्कैनिंग का प्रोसेस, दोनों में से किसी का भी पूछ सकता है। तो हमने जो है यहाँ पर आपको स्कीमिंग की प्रक्रिया बताई है। रीड करते हैं टाइटल और हेडिंग को, रीड करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ को, लुक फॉर द कीवर्ड्स को देखते हैं, इग्नोर करते हैं डिटेल को। क्विक आई मूवमेंट होता है हमारा किसमें, ध्यान रखना, स्कीमिंग में। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी समाचार पत्र में शिक्षा से संबंधित समाचार खोज रहे हैं, आप केवल शीर्षकों और उपशीर्षकों को पढ़ते हैं, और केवल उन्हीं लेखों को पूरा पढ़ते हैं जो आपकी रुचि के हों, उसी में स्कीमिंग करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई सेकंड लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज इज माई, सॉरी, इज एनी लैंग्वेज दैट ए पर्सन लर्न्स आफ्टर देयर मदर टंग।
यानी फर्स्ट लैंग्वेज जो भी है उसके बाद जो सीखते हैं उसी को हम सेकंड लैंग्वेज बोलते हैं। तो अपनी मातृभाषा के बाद जो लैंग्वेज सीखी जाती है उसको सेकंड लैंग्वेज बोलते हैं। इट इज़ ए यूजुअली लर्न फॉर कम्युनिकेशन, एजुकेशन, वर्क और अदर स्पेशल पर्पजेस। उदाहरण के लिए जो है इन इंडिया इंग्लिश इज ए कंसिडर्ड एज ए सेकंड लैंग्वेज फॉर मैनी पीपल एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज मे बी हिंदी। ठीक है, मराठी, तमिल एंड तेलुगु रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। पर्पज ऑफ लर्निंग सेकंड लैंग्वेज क्या होती है, भाषा जो द्वितीय भाषा सेकंड लैंग्वेज सीखने के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, तो एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, सोशल कम्युनिकेशन के लिए, ट्रेवल एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए। व्हाट डू यू मीन बाई डिस्कोर्स, तो डिस्कोर्स मीन्स रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन। ठीक है, डिस्कोर्स दोनों तरह के हो सकते हैं, रिटन भी कम्युनिकेशन हो सकता है, स्पोकन भी हो सकता है। इट इज ए कंटिन्यूअस स्ट्रेच ऑफ लैंग्वेज दैट इज लॉन्गर देन ए सेंटेंस एंड इज यूज टू कम्युनिकेट आइडियाज क्लियरली एंड मीनिंगफुली। तो डिस्कोर्स का अर्थ क्या होता है, लिखित या मौखिक संवाद या अभिव्यक्ति या भाषा का एक प्रयोग है जो एक वाक्य से लंबा होता है। यानी कि हम कुछ लंबी बात कर रहे हैं तो, या कोई विचार दे रहे हैं तो उसको स्पष्ट करने का एक सार्थक रूप होता है, तरीका होता है। टाइप्स ऑफ डिस्कोर्सेस आपको पता होना चाहिए। नैरेटिव डिस्कोर्स होता है, कथात्मक संवाद जिसको बोलते हैं, जैसे कि कहानी, उपन्यास। वर्णनात्मक संवाद होता है जिसको डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स बोलते हैं, जिसमें दृश्य, व्यक्ति या वस्तु का वर्णन किया जाता है। एक होता है एक्सपोजिटरी डिस्कोर्स जिसको व्याख्यात्मक संवाद कहते हैं, जिसमें रिपोर्ट, निबंध आते हैं। और एक होता है आर्गुमेंटिव डिस्कोर्स जिसमें हम वाद विवाद और भाषण की बात करते हैं। हालांकि आपसे जल्दी से टाइप्स डिस्कोर्स का नहीं पूछता है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, एक नज़र मारना जरूरी है। उदाहरण के लिए आप बता सकते हैं एक समाचार लेख, भाषण या दो लोगों के बीच बातचीत जो है वो डिस्कोर्स के उदाहरण होते हैं। ठीक है, एक समाचार पत्र का लेख हो या भाषण, लेख तो बहुत बड़ा होता है तो बड़ा लेख एक सेंटेंस में पूरा ना हो, या भाषण जो है दो लोगों की बातचीत वो भी एक वर्ड में पूरी नहीं होती, उसी को डिस्कोर्स कहते हैं। व्हाट आर एंटोनियम्स, गिव एन एग्जांपल। एंटोनियम मतलब विलोम शब्द, अपोजिट जो सेंटेंस होते हैं वो बोलते हैं हम एंटोनियम। एंटोनियम आर द वर्ड दैट हैव अपोजिट मीनिंग टू ईच अदर। विलोम शब्द वे होते हैं जिनका अर्थ एक दूसरे से विपरीत होता है, जैसे छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, लंबा, नाटा। इस तरह से जो वर्ड होते हैं अपोजिट होते हैं, बस सीधी सी बात है। दे हेल्प इन द एक्सपांडिंग वोकेबलरी एंड अंडरस्टैंडिंग वर्ड रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हॉट कोल्ड हो गया, बिग स्मॉल हो गया, फास्ट स्लो हो गया, हैप्पी सैड हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे एंटोनियम्स के उदाहरण हैं। नेम डिफरेंट स्किल्स ऑफ रीडिंग। अब देखो मैंने बताया था टाइप या स्किल पूछेगा तो वो अलग होता है, स्ट्रेटजी पूछता तो वो तीन टाइप्स के होते हैं, स्कीमिंग। अब यहाँ पर जो है स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, रीडिंग फॉर प्लेजर, रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, रीडिंग फॉर कंप्रीहेंशन। तो इस तरह से बहुत सारे स्किल्स होते हैं, तो आप 6 स्किल्स को लिख सकते हो। इन 6 स्किल्स के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताया गया है। ठीक है, तो आप जो है पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है स्कैनिंग क्या होता है उसके बारे में बताया, जो मैंने ऊपर ही बताया हुआ है। ठीक है, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है ये भी आपसे पूछा जाता है, कभी कभी सीधा सीधा पूछ लेगा एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है। इसके बाद जो है इंटेंसिव रीडिंग क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। इसमें सभी के लिए नीचे एक उदाहरण दिया गया, उदाहरण के माध्यम से आपको हर चीज़ का जो है आइडिया लग जाएगा कि कौन सी चीज़ किस लिए है। तो इसमें पढ़ने की, इनको पढ़ लेना अलग अलग, क्योंकि ये पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चन कि रीडिंग फॉर प्लेजर या रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, जैसे आपको ऊपर बताया था। तो इन सबको चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना, पढ़ लेना हर चीज़ को। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई बायोग्राफिकल स्केच, राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ इट। बायोग्राफिकल के नाम से ही जो व्यक्ति के बारे में जो होती है, किसी की बायोग्राफी बताई जाती है, किसी कैरेक्टर अचीवमेंट के बारे में बताया जाता है, उसी को जो है बायोग्राफिकल स्केच बोलते हैं। ए बायोग्राफिकल स्केच इज ए शॉर्ट रिटन अकाउंट ऑफ ए पर्सन लाइफ अचीवमेंट एंड कैरेक्टर ट्रेट्स। बस इतना है इसका सीधा सा मीनिंग। इसको हिंदी में पढ़ सकते हो, जीवनी जिसको बोलते हैं, जीवनी रूपरेखा किसी व्यक्ति के जीवन, उपलब्धियों और स्वभाव का संक्षिप्त और व्यवस्थित विवरण होता है। जैसे कि आप देखोगे, आपसे जब आपने 10th किया होगा तो आपसे पूछा होगा कि सुमित्रा नंदन पंत के बारे में बताइए, तो आप सुमित्रा नंदन का जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, उसके बीच में वो कहाँ विश्वविद्यालय में कौन से में पढ़ा, किस में क्या हुआ, इस तरह से बताया जाता है। और फिर लास्ट में नीचे जो है उसके कुछ उपन्यास, कुछ उपलब्धियां, कोई पुरस्कार मिला होता है वो लिखते हैं, तो वही होती है बायोग्राफिकल स्केच। इसके फीचर्स जो पूछा गया है,
कि फीचर्स बताइए इसके 4 फीचर्स। तो इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है, इसके अलावा जो है एजुकेशनल एंड करियर इन्फॉर्मेशन होता है, अचीवमेंट्स क्या होते हैं, उसने कंट्रीब्यूट क्या किया है सोसाइटी के लिए, ये होता है, और पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड लेगेसी होती है। इसके बाद जो है यहाँ पर पूछा गया है, राइट ए फॉर्मल लेटर टू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ यूर सिटी कंप्लेनिंग ऑफ द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ यूर एरिया। तो इस तरह का लेटर हमने ऊपर भी देखा था, लेकिन फिर मैंने इस लेटर को थोड़ा सा अपने तरीके से पूरा डिटेल डाल के किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। आपका कोई भी एरिया हो तो सबसे पहले आप एरिया का नाम लिख दोगे हैं, और इसमें किसका फॉर्मल लेटर टू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को लिखना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप बोलोगे टू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, भोपाल। और यहाँ पर सॉरी ये वार्ड जो है ये ऊपर और नीचे हो गया है, टू जो है ये वाला नीचे आएगा, ये ध्यान रखना है। इसमें थोड़ा सा ये इस एरर को सही कर लेना, जो इसमें ये वाला एड्रेस जो है, ये एड्रेस आपका इसके नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ पर इसके नीचे आएगा। फिर इसके बाद में डेट आएगा, आपका डेट यहाँ, ये डेट साथ में है, तो ये पूरा का पूरा कॉलम इस जगह पे आ जाएगा जहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 2 ऊपर रहेगा, फिर सब्जेक्ट है सही जगह पे, डेट भी आपका इसमें लिखा हुआ है, रिस्पेक्टेड सर मैडम करते हुए वही चीज़ लिखनी है जो हमने लिखा है यहाँ पर, जो एड्रेस दिया है हमने, जो एड्रेस दिया है वार्ड 6 गांधीनगर, तो हम वार्ड 6 गांधीनगर का एड्रेस दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये लिखते हुए लेटर को हम समाप्त कर देंगे, जैसा कि हमने लेटर ऊपर डिस्कस किया था। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, बस यहाँ पे मैंने एक कंप्लीट एड्रेस लिखने का प्रयास किया था, लेकिन ये लेटर का एड्रेस जो है ऊपर चला गया। इस एड्रेस को आपको इस जगह पे लाना है। ये एड्रेस जो है ये कहाँ पे आता है, तो यहाँ पर आता है, ये एड्रेस इस जगह पे आता है, इस 2 को हमें ऊपर ले जाना है, ये वाली चीज़ इधर ऊपर आ जाती है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आपको समझाने का प्रयास किया गया है, तो आप जो है इस लेटर को पढ़ सकते हैं चाहें तो, पूरा का पूरा लेटर आपके सामने है। ये इस तरह का लेटर है, और इस तरह के लेटर आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो लेटर जो है आपको बहुत बढ़िया मार्क्स देके जाता है, अगर आप सही तरीके से लिखते हैं। इन लेटरों का अभ्यास करेंगे तो आपको लिखने का तरीका पता चल जाएगा। आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने ध्यान से समझा होगा, और अब आप जो है अपनी इंग्लिश की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जरूर पढ़ लेना, उसके एमसीक्यू पढ़ लेना, ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसका आइडिया लग जाएगा। हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ते रहना, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बाकी नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, सभी को पता है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।